गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारी पिछली वीडियोस में काफ़ी टाइम हो चुका है आपके वीडियोस को, इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। हमारा जो लेसन चल रहा था भारत का वैभवपूर्ण अतीत। इस लेसन में हमने सबसे पहले देखा था कि भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या क्या थे। तो हमने उनमें देखा था कि जानकारी के दो स्रोत थे। वो स्रोत पहला था साहित्यिक स्रोत और दूसरा था आपका पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हमने उनके 3 पार्ट देखे, जिसमें धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और वंशावलियां। धार्मिक साहित्य के भी अलग अलग पार्ट हैं, जिसमें हमने देखा था कि ब्राह्मण साहित्य, जो हमारा ब्राह्मण धर्म, हमारा जो धर्म है आर्य धर्म, उसमें तो ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। इसी तरह से हमने धर्मेतर साहित्य में भी अलग अलग जगहों की जानकारी, अलग अलग बुक्स के बारे में हमने जानकारी ली कि उसमें जो चाणक्य थे उनके बारे में उन्होंने जिन जिन बुक्स को लिखा है। तो इस तरह से अलग अलग या विदेशी वृत्तांत जो थे, जैसे तिब्बती थे, तिब्बती इतिहासकारों ने अपने यहाँ इंडिया के बारे में लिखा है। उसी के साथ साथ चीनी इतिहासकार भी हमारे यहाँ पर आए हैं, जिनमें से हैंसांग और फाहियान बहुत फेमस रहे हैं, और ईरान भी आए, ईरानी इतिहासकार भी हमारे यहाँ पर आए थे। इस तरह से उन लोगों ने अपनी अपनी बुक्स में इसके बारे में लिखा है। फिर हमने देखा था वंशावलियों में कि वंशावलियाँ जो हमारे भाट और चारण द्वारा लिखी जाती है। हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जब भी कोई यात्रा पे जाते हैं तो वो उनकी जानकारी एक बुक में लिखते हैं, और वही कहलाती है वंशावलियाँ, जो एक न्यायिक स्रोत के रूप में भी काम में ली जाती है। इसी तरह से पुरातात्विक स्रोत थे। उन पुरातात्विक स्रोत में हमने देखा था कि जो पुराने स्मारक, भवन और जो सिक्के थे, उनके माध्यम से हमने इतिहास की जानकारी ली थी। फिर हमने देखा था कि सेकंड पॉइंट हमारा था इसमें वैभवशाली भारत की उपलब्धियां, कि भारत की क्या क्या उपलब्धियां रही है विदेश की, कि हमारा विश्व में हमारा स्थान है। तो इसमें सबसे पहली उपलब्धि हमारी आती है भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार। भारतीय संस्कृति का जो विश्व में संचार हुआ है, बिना किसी के ऊपर आक्रमण किए हुआ, हमने किसी के ऊपर अटैक करके हमारी संस्कृति को किसी के ऊपर थोपा नहीं है, वरन विदेशी यहाँ पर आए हैं, उन्हें हमारी संस्कृति समझ आई और फिर उन्होंने उसे अपनाया। तो इस तरह से सबसे पहला हमारा पॉइंट बनता है उसमें भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार। दूसरी उपलब्धि थी हमारी प्राचीन भारत में नाविक शक्ति। प्राचीन काल से ही, सिंधु सभ्यता के समय से ही जो नाविक शक्ति का आविष्कार हुआ है, वो हमारे जो विश्व के लिए हमारी एक उपलब्धि के रूप में साबित होती है। फिर आता है हमारा प्रागैतिहासिक पाषाण संस्कृति। जो पाषाण संस्कृति है, पाषाण पत्थरों के जो औजार, हथियार इस तरह से जो हमें मिली है, वो हमें इसके बारे में बताती है कि हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है। इसके साथ साथ एक और था हमारा प्रागैतिहासिक शैल कला। वो प्रागैतिहासिक शैल कला के बारे में भी हमें जानकारी देते हैं कि जो गुफाओं में जो चित्रकारी मिली है या जो चित्र मिले हैं, उनसे भी हमें हमारे प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है कि कहाँ कहाँ तक हमारी सभ्यता वगैरह फैली हुई थी। इन्हीं उपलब्धियों के क्रम में हम देखते हैं जो सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता जो हमारी प्राचीन कालीन सभ्यता के रूप में मानी जाती है, जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं हैं, वैसे ही हमारी सिंधु सभ्यता भी प्राचीन सभ्यता है और बहुत ही सुव्यवस्थित सभ्यता के रूप में जानी जाती है। तो ये भी भारत को या भारत की विश्व को एक देन या उपलब्धियों के रूप में है कि हमारी जो सभ्यता कितनी व्यवस्थित और अच्छी नियोजित व्यवस्था थी। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक रहेगा सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसका भी मैंने वीडियो पहले बनाया है कि जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है, उस सिंधु सरस्वती सभ्यता का आविष्कार या स्टार्टिंग कैसे हुई। वो स्टार्टिंग हुई जो 1856 में बर्टन बंधुओं के द्वारा एक रेल की पटरी का जो निर्माण हो रहा था, उस पटरी के निर्माण के लिए उन्हें पत्थरों की आवश्यकता हुई। उन पत्थरों की आवश्यकता के लिए उन्होंने आसपास के टीलों के वहां जाकर पत्थर या बड़े बड़े पत्थर या ईंटें लाने का काम किया। जब वो लोग वहां से पत्थर निकाल रहे थे, खुदाई कर रहे थे, तब उन्हें वहां पर कुछ ऐसे अवशेष मिले कि फिर उन्होंने उसे पूरी खुदाई की, और खुदाई के लिए 1921 में जो दयाराम साहनी हैं, उन्होंने दयाराम साहनी ने जॉर्ज की उसमें अध्यक्षता में ये काम उसने शुरू किया 1921 में। 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा ये काम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में शुरू किया गया था। इसी के साथ साथ ये हमारे कितने स्थानों पर मिलती है, ये 917 भारत में जो स्थान है, उनमें 917 स्थानों पर हमें सिंधु सभ्यता के अवशेष नजर मिलते हैं, एंड 481 स्थानों पर हमें पाकिस्तान में मिलते हैं,
और 2 प्लेस हमें कहाँ मिलते हैं, अफगानिस्तान में। ये सब हम अपनी जो पहले जो वीडियो आई उसमें हम पढ़ चुके हैं। आज हमें सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं की जानकारी हमें देखनी है। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा सिंधु सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता। हमने इसके नामकरण के बारे में भी जानकारी ली है। सिंधु सरस्वती सभ्यता की विशेषताएं, आज हमें इसके बारे में जानकारी लेनी, कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसकी वजह से यह विश्व में जानी जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता हमारी इसमें आती है नगर नियोजन। इसका नगर नियोजन बहुत अच्छे से व्यवस्थित है, व्यवस्थित तरीके से इसकी सड़कें वगैरह बनी हुई है। इसको बनाने का जो तरीका रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। सबसे पहला पॉइंट होता है आपका नगर नियोजन, दूसरा आता है आपके सड़कें, तीसरा नालियां, जो सुव्यवस्थित नालियां, ढकी हुई नालियां बनी हुई थी वो। फोर्थ आता आपकी भवन निर्माण, कि उनका भवन निर्माण या मकान बनाने का जो तरीका था, किन किन तरीके से वो मकान बनाते थे। फिफ्थ आता आपके वहां की ईंटें, जो पहली बार सिंधु सभ्यता में ही इस्तेमाल की गई थी या यूज की गई थी। फिर आपके आती है वहां पर विशाल स्नानागार, जो बहुत बड़े बड़े स्नानागार वहां पर बनाए गए हैं, स्नानागार। देन विशाल स्नानागार के साथ विशाल जलाशय व स्टेडियम। आप जानते हैं स्टेडियम के बारे में कि स्टेडियम किस तरह का होता है, तो उसी समय से इस प्रथा चलती आ रही है। और एक होता है गोदीवाड़ा, जिसको हम बोल सकते हैं डॉकयार्ड या बंदरगाह। तो ये इसकी मेन विशेषताएं हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले सिर्फ इनके हम नाम समझ लें, ताकि अगर आपके शॉर्ट में क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ इनका नाम ही लिखकर उसको कंप्लीट कर सकें। और अगर बड़े में आता है या 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर आए तो आप इनका डिटेल भी उसमें बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो देखा था नगर नियोजन, हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि किस तरह से वहाँ के नगर का नियोजन वो लोग करते थे। नगर की नियोजन का मतलब किस तरह से वहाँ के लोग जो रहते थे, कहाँ वो लोग उनका रहता था। तो सिंधु सभ्यता वो कहाँ बनी हुई है, जनरली नदी घाटी के आसपास ही बनी हुई होती है। तो यहाँ पर जो नगर नियोजन की व्यवस्था है वो नगर नियोजन 2 तरीके से हम लोगों ने बना रखा था। एक जगह को कहा जाता था दुर्ग या गढ़ी, और दूसरा होता था आपका जो नगर या बस्ती, जिसको हम कह सकते हैं वो जो निचली जगह पर होता था उसको हम नगर या बस्ती कहते हैं। ठीक है, तो ये नगर नियोजन था वो 2 तरह से था। पहला दुर्ग या गढ़ी। दुर्ग सुनते ही हमें दिमाग में आती है कोई चीज, मकान या कुछ भी बने हुए होंगे वो किसी ऊंचाई वाली प्लेस पर, जैसे पठार या किसी ऊंचाई वाली प्लेस पर बने होंगे, और बड़े बड़े मकान भी मतलब पक्की ईंटों से वो बने हुए थे। तो ये थे दुर्ग या गढ़ी में। और इसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी या चौड़ी एक प्राचीर बनी हुई थी, और वो प्राचीर से ये कवर मतलब सुरक्षित रहता था। और इसी तरह से नगर और बस्ती जो थी वो थोड़ा सा निचली प्लेस पर, मतलब निचली प्लेस का मतलब ये जो नदी के आसपास का जो एरिया रहता है, इस जगह पर ये नगर या बस्ती बनी हुई रहती थी। और इस नगर और बस्ती में आम लोग रहते थे। यहाँ पर दुर्ग या गढ़ी में कौन लोग रहते थे, राजा या राज परिवार के लोग। ठीक है, राज परिवार के लोग, या फिर उनके जो सामंत, या फिर जो उनके साथ जो बोल सकते हैं आप, उन जो राज परिवार के साथ साथ राज्य कर्मचारी जो होते थे वो यहाँ पर रहते थे, राज्य कर्मचारी। इस तरह से दुर्ग या गढ़ी में कम ही लोग रहते थे। तो यहाँ की जनसंख्या क्या रहती थी, यहाँ की जनसंख्या कम रहती थी। इसी तरह से जो नगर या बस्ती होती थी, इस नगर या बस्ती में आम लोग रहते थे, आम जनता जिसको आप बोल सकते हो। और ये संख्या में क्या होती थी, ज्यादा होती थी। तो यहाँ की जनसंख्या क्या रहती थी, ज्यादा रहती थी। लेकिन जब कभी भी नगर या बस्ती में कोई बाढ़ या इस तरह का प्रकोप आ जाता था, प्राकृतिक प्रकोप, तो ये लोग सब कहाँ पहुंच जाते थे, ये लोग सब इस सुरक्षित स्थान, जो सुरक्षित स्थान कौन सा था, दुर्ग या गढ़ी था, इस जगह पर आ जाते थे। और यहाँ पर जो बने हुए थे, मकान बने हुए थे, ये कैसे बने हुए थे, पक्की ईंटों के। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ईंटों का आविष्कार या ईंटों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, सिंधु सभ्यता से मिलती है। तो यहाँ पर हमें किस तरह के मकान मिलते हैं, पक्की ईंटों के मकान मिलते हैं। लेकिन यहाँ जो नगर और बस्ती है, इस नगर और बस्ती में पक्की ईंटों के मकान नहीं है, यहाँ पर कच्ची ईंटों के मकान बने हुए थे। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा डिफरेंस भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दुर्ग या गढ़ी में और
ये जो नगर या बस्ती है वो क्या डिफरेंस है कि ये आपके कहाँ बने हुए हैं, ये कुछ ऊंचाई वाले, जैसे चबूतरा बोल सकते हो, या चबूतरा बनाकर बनाते थे ये लोग, इस तरह से हम बता सकते हैं। तो ये जो जगह थी वो इन लोगों के लिए सुरक्षित प्लेस था। यहाँ पर बड़े बड़े अन्नागार भी थे, बहुत बड़े बड़े विशाल अन्नागार किसके लिए रखे जाते थे, सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर बड़े बड़े अन्नागार बने हुए थे, जो बाढ़ की स्थिति में, क्योंकि नीचे अगर रहेंगे तो बाढ़ में क्या हो जाता है, खराब, इसलिए उन्हें ऊपर ऊंचाई के स्थान पर बनाया जाता था और उन्हें वहां पर सुरक्षित रखा जाता था। तो इस तरह से वहां का नगर नियोजन था। और दूसरा हम देख सकते हैं, इसमें हमने देखा था सड़कें। दूसरी विशेषता क्या थी इसकी, आपकी सड़कें। पहली नगर नियोजन और दूसरी आपकी सड़कें। सड़कों का भी निर्माण अगर आपने पहले अपनी पुरानी कक्षाओं में या क्लासेस में पढ़ा भी है कि जो यहाँ की सड़कें थी वो बहुत अच्छी तरीके से या समकोण को काटती थी, आपस में समकोण में काटा करती थी। तो दूसरी विशेषता आपकी क्या है इसमें, सड़कें। अब जो सड़कें बनी होती थी, सड़कों को बनाने का तरीका क्या रहता था, ये इस तरह से जो मकान बने हुए थे, इस तरह से एक ही लाइन में, जैसे हम भी हमारे यहाँ पर भी देखते हैं कि बहुत बार जो मकान बने हुए रहते हैं एक लाइन में बने हुए रहते हैं, और जो गलियां होती है वो इस तरह से एक दूसरे को आपस में क्या करती है, काटती है, ठीक है। और ये इस तरह से जब ये आपस में जब काटती है तो कितना डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पर आपके 90 डिग्री का एंगल बनता है, और ये समकोण की स्थिति में आपस में काटती है। और ये सड़कें भी क्या होती है, जो राजमार्ग होता है उस राजमार्ग से जुड़ी हुई रहती है। तो मेन जो यहाँ पर जो ग्रिड सिस्टम बन जाता है, तो ये ग्रिड सिस्टम क्या कहलाता है आपका यहाँ पर, कि ग्रिड सिस्टम की तरीके से जो मतलब 90 डिग्री एंगल पर क्या होती है, ये सड़कें आपस में एक दूसरे को काटती है। और यहाँ पर गलियों की चौड़ाई, गलियों में जो होती है उन सड़कों की चौड़ाई लंबाई अलग होती है। ये गलियों की लंबाई चौड़ाई होती है इसमें 1 मीटर से लेकर 2.2 मीटर, ये इसकी गलियों में रहती है इसकी चौड़ाई। और राजमार्गों में इसकी चौड़ाई क्या रहती है, 9 से लेके 32 मीटर तक इसकी चौड़ाई राजमार्गों में रहती है। तो ये एक दूसरे को, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये सड़कें एक दूसरे को कैसे काटती है, एक दूसरे को समकोण में काटती है, समकोण में काटती है। मतलब ये एक दूसरे को, हाँ, एक समकोण में काटते हैं। चौराहा जो होता है वो चारों तरफ से जैसे समकोण में कटा हुआ है, 90 डिग्री का रहता है। उसी सेकंड में आप देखते हैं कि ये कौन से सिस्टम से बना हुआ है, इसका ग्रिड सिस्टम बना हुआ है, और ये ग्रिड सिस्टम से बनी हुई है। ग्रिड सिस्टम या ग्रिड प्रणाली, जिसको आप बोल सकते हो, आपने अपने ज्योग्राफी में भी इनको पढ़ा हुआ, ग्रिड प्रणाली क्या होती है आप समझते हैं अच्छे से। तो ये ग्रिड प्रणाली से बनी हुई होती है, और राजमार्गों की और गलियों में जो चौड़ाई होती है वो अलग अलग होती है। गलियों व राजमार्गों की चौड़ाई अलग अलग होती है, और ये इनका जो गलियों का जो रास्ता है वो कहाँ आकर मिलता है, राजमार्गों पर आकर मिलता है। तो ये इसकी एक विशेषता है। सेकंड विशेषता हमारी ये रही है। थर्ड विशेषता आप जब देखेंगे तो थर्ड में आपके देखेंगे नालियों की जो व्यवस्था रही है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पर इसकी नालियों की व्यवस्था, जो नाली व्यवस्था है वो व्यवस्थित है कि घरों में गंदा पानी निकालने के लिए उसको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता है, जबकि गंदा पानी निकालने के लिए पक्की ईंटों से नालियां बनी होती है, और उन्हीं नालियों का पानी वो गलियों में जो ढकी हुई नालियां बनी होती है वहां पर चैम्बर भी बने होते हैं, और उनसे आगे होते हुए वो एक मेन हॉल में जाकर गिरती है, और वहां से वो आगे बाहर शहर के बाहर पहुंचाई जाती है। तो इस तरह से नाली व्यवस्था इसकी सबसे मेन व्यवस्था बोल सकते हो। तो नालियां तो सबसे पहली नालियों की विशेषता रहती है कि प्रत्येक घर में गंदे पानी की निकासी के लिए क्या रहती है, नालियां बनी हुई रहती है। तो प्रत्येक घर में गंदे पानी की निकासी के लिए गंदे पानी की निकासी के लिए नालियां बनी हुई होती है। सेकंड आप देखेंगे कि इनमें ईंटों का प्रयोग किया जाता है, पक्की ईंटों का प्रयोग इसमें किया जाता है। ईंटों का प्रयोग नालियां बनाने में किया जाता है, और इसी के साथ साथ इसमें चूना पत्थर व जिप्सम का मिश्रण, ताकि जब नालियां बनाई जाती है उसमें जब ये
मिश्रण लगाया जाता है तो वो नालियों का पानी लीकेज ना हो, इसके लिए इस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। तो जिप्सम के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है ताकि नालियों में लीकेज ना हो और ताकि नालियों का पानी व्यवस्थित आगे चला जाए। और फिर ये नालियाँ कैसी होती थी, नालियाँ ढकी हुई होती थी, नालियाँ ढकी हुई होती थी। हमारे यहाँ पर बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं वहाँ पर कोई नाली हमें नजर नहीं आती क्योंकि वो क्या रहती है, सारी ढकी हुई नालियाँ रहती है। तो वही व्यवस्था सिंधु सभ्यता से चली आ रही है। तो ढकी हुई नालियाँ होती थी, नालियाँ ढकी होती थी और चैम्बर बने हुए होते थे। जैसे हमारे यहाँ पर भीलवाड़ा में जो स्टार्ट हो रहा है आपके जो सीवरेज सिस्टम, वही सिस्टम उस समय था। चैम्बर बने होते थे। चैम्बर का मतलब बड़े बड़े हॉल, बीच में बड़े बड़े क्या बोल सकते हैं, छेद जैसे होते थे और उसमें सारा नालियों का पानी जो वहाँ आता था, अगर गंदगी रह जाती है, अगर उसमें आती है, रुक जाता है, जाम हो जाता है, तो उन नालियों में से, उन चैम्बर्स में से वो गंदगी साफ की जाती है और फिर वापस से आगे वो पानी निकलता है। तो इस तरह से जो सिंधु सभ्यता की जो नालियों की व्यवस्था है, वो नालियों की व्यवस्था आज की व्यवस्था से सेम मिलती जुलती है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा ईंटें जो कि इसकी पहली बार यहाँ पर ईंटों के बारे में हमें जानकारी मिली है कि और किसी भी सभ्यता में, मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यता जो सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं, उनमें हमें नहीं मिला है कि वहाँ पर ईंटों का प्रयोग किया गया है। लेकिन हमारे यहाँ पर सिंधु सभ्यता में ईंटों के प्रयोग की जानकारी हमें मिली है कि ईंटों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता था। अब ईंटों का निर्माण कैसे होता था, तो ईंटों का निर्माण होता था कि उन्हें पहले धूप में मिट्टी से उन्हें बनाया जाता था, फिर उन्हें धूप में सुखाया जाता था और धूप में सूखने के बाद उन्हें फिर आग में पकाया भी जाता था। तो इस तरह ईंटों की जो साइज होती थी, उस साइज का भी हमें अलग अलग साइज के बारे में बताया गया है कि जो साइज मिली है वो भी क्या है, 1:2:4 के अनुपात में मिली है। और ये कहाँ मिली है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हमें ईंटों का प्रयोग मिला है। तो ईंटें जो है सबसे पहले इनमें क्या किया जाता था, इन्हें धूप में सुखाया जाता था, धूप में सुखाया जाता था, फिर इन्हें आग में पकाया जाता था। और ईंटों की जो साइज होती थी, साइज कैसी होती थी, साइज मतलब लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई क्या होती थी, ऊंचाई 1:2, चौड़ाई 2:4। इस तरह से ये इसकी साइज का रहता था कि इस तरह से उनकी वहां पर हमें मिली है। अब ये मिली कहाँ है, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में हमें मिली है पक्की ईंटें। यहाँ पर हमें जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो पक्की ईंटों के मिले हैं। और जो कालीबंगा जो हमारे राजस्थान में है, कालीबंगा, और एक प्लेस है रंगपुर जो आपका गुजरात में है। कालीबंगा और रंगपुर ये आपका कहाँ है, ये राजस्थान में है, कालीबंगा वाला प्रदेश। और ये हनुमानगढ़ के हनुमानगढ़ की तरफ। और दूसरा आपका आता है गुजरात में, जो लोथल के आसपास वाला एरिया आता है, यहाँ पर आपको कच्ची ईंटों का प्रयोग मिला है। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन में इन सबकी थोड़ी सी डिटेल आप बता सकते हो। तो हमने अभी जो देखा है कि चार हमने विशेषताओं के बारे में जानकारी ली है। सबसे पहली जानकारी हमने ली है नगर नियोजन के बारे में कि किस तरह से उन लोगों ने नगर नियोजन बना रखा था, दुर्ग या गढ़ी का बना रखा था। सेकंड हमने देखा सड़कें, ग्रिड सिस्टम से उन लोगों ने सड़कें बना रखी थी। थर्ड हमने देखा नालियों की व्यवस्था कैसी थी, उनकी बहुत सुव्यवस्थित थी। और फोर्थ हमने देखा ईंटों की व्यवस्था। आज का हमारा टॉपिक हम यहीं तक एंड करेंगे, आगे वाला हम नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे।